हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अधिमान अंशों का शोधन। ऐसे अंश जिन्हें कंपनी में अपनी पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। अधिमान अंशों के निर्गमन एवं शोधन के संबंध में जो कानूनी प्रावधान है वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 55 एवं कंपनी नियम 2014 के नियम 9 में अधिमान अंशों के निर्गमन एवं शोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अर्थात ऐसे अंश जिन्हें एक समय विशेष के पश्चात पूंजी वापस लौटाई जाएगी उसे ही अंशों का शोधन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अंशों का शोधन के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, वे पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे कि परियोजनाओं के लिए 20 वर्ष से अधिक अवधि परंतु 30 वर्ष से अधिक अवधि नहीं में शोधन करने योग्य अधिमान अंश इस शर्त पर निर्गमित कर सकती है कि ऐसी अधिमान अंशों के धारक के विकल्प पर निर्भर करेगा कि वे 21वें वर्ष के प्रारंभ अथवा इससे पूर्व के किसी तिथि से प्रारंभ कर ऐसे अधिमान अंशों को निर्धारित प्रतिशत परंतु प्रतिवर्ष न्यूनतम 10% अंशों का शोधन करना होगा। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कोई भी कंपनी अशोधनीय अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, और कंपनी एक्ट 2013 के जो नियम है उनकी पालना तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखिए सेबी की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करना पड़ता है। सेबी की गाइडलाइन क्या कहती हैं? ऐसी कंपनी जो अपने अधिमान अंशों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टें सूचीयन कराने का इरादा रखती है तो उसे अधिमान अंशों का निर्गमन एवं शोधन सेबी द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए ही करना पड़ेगा। शोधन की शर्तें क्या है, क्या क्या हैं, देखिए हम बार बार पढ़ेंगे। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 55। आप कहोगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं या फिर ये डिटेल्स क्यों हैं, तो आप जब अपने सवाल करेंगे और उनके वर्किंग नोट्स देंगे और उनमें इन धाराओं का उल्लेख करेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन का वर्किंग नोट बहुत ही इम्प्रेसिव होगा और आपके नंबर में इजाफा होगा। अच्छा लिखना है हमें। निश्चित समय पर शोधन अथवा निश्चित की गई घटनाओं के घटित होने पर ही शोधन किया जाएगा अथवा कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय शोधन अथवा अधिमान अंशधारियों के विकल्प पर भी किसी भी समय शोधन किया जाएगा। अधिमान अंशों के शोधन के संबंध में कानूनी प्रावधान क्या क्या हैं? केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों का पहली शर्त ही बच्चों ये है कि अंश जो शोधन किया जाएगा जिनका रिडेम्पशन होएगा वो पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। पूर्ण प्रदत्त माने फुल्ली पेड। जब हमने अंश इशू किए थे तो उनसे एप्लीकेशन पे मनी मांगी थी, अलॉटमेंट की मनी मांगी थी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की मनी मांगी थी और अगर हमारा अंश जैसे 100 रुपये का है तो हमने 100 रुपये पूरे करके उस तरह से मांगा था। तो जब हम शोधन करने जाएंगे तो अगर कोई अंश अप्रदत्त हैं यानी कि हमने उनसे सेकंड कॉल नहीं मांगी है, अभी तक 100 रुपये में से 80 रुपीज़ मांग रखे हैं, तो पहले तो हमें उसे पूर्ण प्रदत्त बनाना पड़ेगा। और पूर्ण प्रदत्त बनाने के लिए क्या है कि हम वही सेकंड कॉल करेंगे, उनसे मांगेंगे और उसकी ड्यू होने की और उसके रिसीव्ड होने की एंट्री होगी, तभी हम उस अंश का शोधन कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम उन अंशों का शोधन नहीं कर सकते जो अधूरे हैं। ठीक है, आगे बात समझे। तो पहले अगर आपके पास सवाल आता है और उसमें कोई ऐसे आपको देखना होगा कि वो फुली पेड शेयर है अथवा नहीं है। अगर फुली पेड है तब तो कोई बात नहीं है और फुली पेड नहीं है तो पहली जो 2 एंट्री होंगी वो फुली पेड बनाने के लिए की जाएंगी। ठीक है ना। इसके बाद है कंपनी के लाभ जो लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध हो सकते हैं उन लाभों में से किया जा सकता है। आप समझ रहे, शोधन करना है यानी कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उन्होंने जो पैसा कंपनी में लगाया था वो वापस करना है। सिंपल सी बात है। शोधन माने, शोधन तो एक टेक्निकल वर्ड है लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि उनका पैसा हमें वापस करना है। तो उनका पैसा वापस करना है तो उस पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पैसा कहाँ से लिया जाता है? कंपनी के कौन से रिजर्व्स में से लिया जाता है? जिनमें से हम डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनको हम शोधन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के शोधन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अथवा शोधन के उद्देश्य से अंशों के नए निर्गमन से प्राप्त राशि से किया जा सकता है। शोधन के उद्देश्य से अंशों के नए निर्गमन से प्राप्त राशि से किया जा सकता है। अगर हमारे पास लाभों में अमाउंट नहीं है तो हम न्यू शेयर इशू कर सकते हैं और कोई इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, कोई न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं और इशू करने के बाद जो हमें राशि उपलब्ध होगी उस राशि का उपयोग हम किस में कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के शोधन में कर सकते हैं।
अब आप एक नोटिफिकेशन देखिए, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों संचयों के उदाहरण क्या क्या हैं। ये है आपका P&L अकाउंट का क्रेडिट शेष, जनरल रिजर्व, संचय कोष, रेवेन्यू रिजर्व, बीमा कोष, लाभांश समानीकरण कोष, संचयी कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष ऑब्लिक संचय कर्मचारी कल्याण कोष, स्पष्ट सूचना होने पर निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व, विनियोग छूट संचय तथा विकास छूट संचय मुक्त संचय के रूप में माने जा सकते हैं। स्मरण रहे, निर्यात सहायता संचय, निर्यात प्रोत्साहन संचय, पूंजी विनियोग अनुदान संचय, विदेशी परियोजना संचय इत्यादि विशिष्ट जो आयकर अधिनियम के अनुसार बनाए जाते हैं तथा कंपनी को सामान्यतः उन्हें बनाने की तिथि से 5 वर्षों तक अपनी बुक्स में विद्यमान रखना होगा। ये जो बनाए हैं हमने रिजर्व, ये एटलीस्ट 5 इयर्स रहने चाहिए अकाउंट्स में। ये नहीं कि आज रिजर्व बनाया और कल हमने उसको यूज़ कर लिया, ऐसे नहीं करना है। उसको हमें क्या करना है, 5 साल तक अपनी बुक्स में रखना है। इसीलिए इन संचयों की निर्धारित समय सीमा पूरी नहीं होने तक मुक्त संचय नहीं माना जा सकता। ये फ्री नहीं है, फ्री ऑफ मतलब फ्री का मतलब ये हमें शोधन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट फ्री फॉर रिडेम्पशन। आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर ये संचय भी लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध होंगे। यदि प्रश्न में संचयों के निर्माण की तिथि नहीं दी है तो ऐसा माना जाएगा कि अभी तक उनकी निर्धारित सीमा समाप्त नहीं हुई है, अर्थात वे मुक्त संचय के रूप में लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है। इसके बाद पूंजी संचय, पूंजी शोधन संचय, प्रतिभूतियां प्रीमियम, अंशों के हरण खाते का क्रेडिट शेष, समावेलन से पूर्व के लाभ, पुनर्मूल्यांकन संचय, स्थगित सरकारी अनुदान सहित कुछ संचय पूंजीगत लाभ संचय माने जाते हैं। इसीलिए इन्हें संचय लाभों में से लाभांश का वितरण नहीं किया जा सकता। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के अनुसार ऋण पत्र शोधन संचय केवल ऋण पत्रों के शोधन हेतु हो सकता है, अन्य उद्देश्य हेतु नहीं। अतः इस अनुच्छेद में वर्णित उपयुक्त संचयों के समान ऋण पत्र शोधन संचय कोषों को स्वतंत्र लाभ या संचय नहीं माना जा सकता है। ठीक है। अब आपको याद रहना चाहिए कि अधिमान अंशों का शोधन आंशिक रूप से लाभांश के लिए उपलब्ध संचयों एवं लाभों में से और आंशिक रूप से नए अंशों के निर्गमन से भी किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम सारे रिजर्व यूज़ करें। अगर हमारे पास रिजर्व कम पड़ गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम नए शेयर इशू कर सकते हैं। नगद राशि का अभाव हो तो हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट भी भेज सकते हैं, हम कोई अपनी संपत्ति भी बेच सकते हैं। ऋण हमें क्या करना है, आपने समझा? शोधन का मतलब आपको पूंजी वापसी करनी है तो अभी तो आपने ली थी, जब आपके पास कैश आया था इधर उधर लग गई, अब आपको वापसी करनी है तो आप कहाँ से कैसे अरेंजमेंट करेंगे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये व्यवस्थाएं बताई गई हैं, तो कैसे हमें उतना पैसा वापस करना है। इसके अलावा कह रहे हैं स्वतंत्र संचय की परिभाषा में शामिल नहीं करने के भी कई निर्देश हैं। कोई राशि जो न वसूल हुआ लाभ हो, मतलब हमने दिखा दिया है लाभ लेकिन वो अभी तक वसूल नहीं हुआ है। समझा हुआ लाभ हो, नॉशनल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं कि हमने मान लिया ये लाभ है, एक्चुअली वो लाभ नहीं है। अथवा ऐसी ही किसी अन्य राशि का प्रतिनिधित्व संचय के रूप में कर सकते हैं। किसी संपत्ति अथवा दायित्व के पुस्तक को उचित मूल्य और परिवर्तित करने पर लाभ अथवा आधिक्य को साम्य इक्विटी में दर्शाया गया हो, अर्थात उपयुक्त दोनों स्वतंत्र संचय तथा लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट अब टाइटल देखिए क्या लिखा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। यदि अधिमान अंशों की पूर्ण अथवा आंशिक शोधन राशि का शोधन स्वतंत्र संचयों में से करना प्रस्तावित है तो शोधन किए जाने वाले अधिमान अंशों के अंकित मूल्य की उतनी राशि के बराबर राशि स्वतंत्र संचयों ऑब्लिक लाभों में से पूंजी शोधन संचय कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व खाते में हस्तांतरित करना आवश्यक है। पूंजी संचय शोधन संचयों का उपयोग कंपनी के अनिर्गमित अंशों को कंपनी के सदस्यों में तुरंत अथवा भविष्य में किसी भी पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश के रूप में देने के लिए किया जा सकता है। यदि कंपनी ने पूंजी संशोधन संचय का उपयोग अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया है तो उसे कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी में कमी माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अधिमान अंशों की शोधन की विधियां एवं लेखांकन व्यवहार। अधिमान अंशों की शोधन की विधियां क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम? वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखें तो किस में से किया जा सकता है,
लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचयों एवं लाभों में से शोधन किया जा सकता है। अंशों के नकद में नए निर्गमन से प्राप्त पूंजी की राशि से शोधन किया जा सकता है। आंशिक रूप से लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचयों एवं लाभों में से शोधन किया जा सकता है और आंशिक रूप से अंशों में से नकद में शोधन किया जा सकता है और नए अंशों में परिवर्तन द्वारा भी शोधन किया जा सकता है। इनके लिए हम जो आगे किस तरह से लेखांकन किया जाएगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आ गया ना समझ में?